नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम। ठीक है। अब आप यहां पे पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे पहले लेक्चर में हमने 3 लेक्चर लिए हैं, कैसे बाल विकास पढ़ा जाए। दूसरा चैप्टर था हमारा मनोविज्ञान के बारे में और तीसरा चैप्टर था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। अब आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसको हम बोलेंगे बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, उसके बारे में हम लेके आए हैं वीडियो। यहाँ पर हमें बाल विकास जो है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन इसको लेके आया, और बाल विकास का जो बालक का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लगाकर किशोरावस्था तक होता है, उसमें किस प्रकार से वह किन किन आयामों से होकर गुजरता है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज हमारे चैप्टर की तरफ। चैप्टर बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। हमें क्या पढ़ना है ये हमें जरूर पता होना चाहिए इस चैप्टर में। तो हमें यहाँ पे बाल विकास के बारे में थोड़ा सा, उसके हिस्ट्री के बारे में या थोड़ा सा पढ़ना है, हमें कौन कौन इसको लेके आया। उसके बाद हमें पढ़ना है बाल विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसको, इसके कौन लेके आया इसको, एक तो कौन लेके आया इसको पढ़ना है, उद्देश्य को पढ़ना है, उद्देश्य को पढ़ना है, फिर उसके बाद इसके क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना है ये अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हमें पढ़ना है इसकी अवस्थाओं के बारे में कि भाई बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है वो कितने होती हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या अवस्थाएं बताई है। उसके बाद हमें पढ़ना है इसकी जितनी भी अवस्थाएं होती है, वैसे हम 4 अवस्थाएं मानेंगे, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उन अवस्थाओं में जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र मतलब होता है जिनके जो क्षेत्र हैं, जो स्कोप है या जो आयाम है जिनसे होकर गुजरता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, उन सब की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना। इतना इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या होता है। छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। और यहाँ पे बाल शब्द लग गया, यानी बाल मनोविज्ञान, यानी छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके उनके आयामों से होकर, यानी उसका जो विकास है किन किन आयामों से होकर गुजरता है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। अगर ये सारे विकास उसके अंदर हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है बालक का विकास हो गया, और वो बालक का विकास मनोविज्ञान के से होगा, इसलिए उसको बोलेंगे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो छोटे छोटे बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह जो विकास है आपका, यह गर्भावस्था, शैशवावस्था, की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और ये जो अवस्था होती है ये लगभग 0 से लगाकर 18 तक होती है, यानी जब बच्चा जन्म ही नहीं लेता है उसके बाद 18 साल तक ये अवस्था होती है। ये बाल विकास की अवस्था है। मानव विकास की अवस्था तो प्रौढ़ावस्था भी होती है। प्रौढ़ावस्था मतलब होता है जहाँ पर 18 साल के बाद जो आदमी की अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। तो यहाँ पर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में अवस्थाएं कितनी होती है, 4। और मानव विकास की अवस्था देखें तो ये, तो यहाँ पे 0 से लगाकर 18 साल तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बाल विकास कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, चलिए आगे हम चलेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मतलब वही बाल विकास, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का जो अध्ययन किया जाता है वही बाल मनोविज्ञान आपका कहलाता है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, बर्क बर्क नाम के एक मनोवैज्ञानिक आते हैं और वह बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित करते हैं। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, तो बर्क ने किया। किसने किया? बर्क ने किया। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी दूसरे नंबर पे आते हैं, जिन्होंने बेबी बायोग्राफी नाम की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में अपने 3.5 वर्ष के एक पुत्र था, उस पुत्र के ऊपर प्रयोग किया और बाल मनोवैज्ञानिक का वैज्ञानिक अध्ययन किया।
यानी सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो पेस्टोलॉजी ने किया। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब होता है जो चीज़ हमारे सामने रखकर उसका अध्ययन करना। तो उन्होंने चीज़ कौन सी रखी? अपना 3.5 वर्ष का पुत्र, और अपने 3.5 वर्ष के पुत्र का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया, यानी उस बालक का अध्ययन किया। इसलिए और ये सारे जो अध्ययन है उन्होंने अपनी एक पुस्तक बेबी बायोग्राफी में लिखा, और इस प्रकार से इनको बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कहलाया गया। ठीक है, तो ये बर्क आया, पेस्टोलॉजी आया। थर्ड है हमारे पास स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने क्या किया? बालकों के व्यवहार से संबंधित प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसका हम शिक्षा मनोविज्ञान में आपने पढ़ा भी होगा, हमने बताया भी था वहाँ पे कि बालकों के व्यवहार, बालकों का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार से संबंधित प्रश्नावली। प्रश्नावली का मतलब होता है उनसे प्रश्न पूछा गया, आपको ये कैसा लग रहा है? तो आपको लगता है कि उनके अगर जिज्ञासावश उनके मन से कुछ जवाब निकलते हैं, तो इससे हम उसके सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषाई विकास का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि यह इसका विकास चल रहा है। तो बालकों की विकास की बालकों की समस्त विकास अवस्थाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पेस्टोलॉजी थे, पेस्टोलॉजी ने जो बच्चों का जो अध्ययन किया वो वैज्ञानिक अध्ययन किया। क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन। परंतु बालकों की समस्त विकास की अवस्थाओं, विकास की अवस्था का मतलब होता है विकास की, देखिए 4 अवस्था होती है। गर्भावस्था, अगर सही ढंग से देखा जाए तो गर्भावस्था को भी छोड़ा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी किसी भी बालक की विकास की 3 अवस्थाएं होती है, उन तीनों अवस्थाओं का क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस है। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर की बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था का व्यवस्थित मतलब होता है बिल्कुल एकदम बढ़िया व्यवस्थित किया, और वैज्ञानिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक का मतलब होता है उनके तथ्यों को किया और उसको प्रूव करके बताया कि देखो इस प्रकार से चीज़ें हो रही है। तो बालकों की समस्त विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के कारण इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले डिफाइन किया बर्क ने। पेस्टोलॉजी ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का प्रयोग करके, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी बेबी बायोग्राफी। और थर्ड नंबर पे आए स्टैनली हॉल, जिसने बालकों के व्यवहार से संबंधित प्रश्नावली का निर्माण किया और समस्त विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं हम। क्रो एंड क्रो ने कुछ नहीं कहा, 20वीं सदी बालकों की सदी है। 20वीं सदी मतलब होता है 1901 से लगाकर 2000 तक, ये 100 साल जो है ये बालकों की सदी है। यहाँ पर बालकों के विकास के बारे में अध्ययन करके हम इंसान को समझ पाएंगे। हरलोक के अनुसार अगर हम बात करें तो हरलोक जो बोलता है वो हरलोक क्या बोलता है? बाल विकास के प्रमुख रूप से बालकों के स्वरूप, देखो ध्यान से सुनना, इसको बिल्कुल लाइनों को याद नहीं करना, याद तो यहाँ पे बस केवल इनको नाम याद करना है। बाल विकास में प्रमुख रूप से बालकों के स्वरूप मतलब जो दिख रहे हैं, रूप जो उसको, व्यवहार, वो व्यवहार कैसा कर रहा है, रुचियाँ क्या चीज़ें उसको पसंद है, और उद्देश्य में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधानों पर बल दिया जाता है। यानी बाल विकास में क्या किया जाता है? स्वरूप, व्यवहार, रुचियाँ और उद्देश्य में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान मतलब खोज पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। यानी विकास का क्रम देखो, विकास का क्रम क्या होता है? एक तो होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों विकास क्रम में एक दूसरे से जब प्रवेश करते हैं तो जो परिवर्तन होते हैं, देखिए शैशवावस्था में जो एक परिवर्तन होता है, जो 6 साल तक अलग होते हैं, 12 साल अलग होते हैं, 18 साल तक अलग होते हैं, तो ये परिवर्तनों का अध्ययन करना, यही बाल विकास है। बाल विकास के अध्ययन में यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं। ध्यान रखिए, कब और क्यों होते हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि कोई सा भी परिवर्तन कभी भी हो जाता है, नहीं, एक निश्चित उम्र होती है, उसी पे परिवर्तन होता है। हो सकता है कुछ साल, एक 1.5 साल आगे पीछे हो, कुछ महीने आगे पीछे हो, परंतु ऐसा तो नहीं होता है कि 12 साल की जो चीज़ें हैं वो 5 साल में हो जाए, तो ऐसा नहीं। बाल विकास में अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब और क्यों होते हैं। क्या यह परिवर्तन व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत मतलब होता है जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या मेरे ही अंदर हो रहा है, जैसे मुकेश के अंदर और मुकेश के अंदर, या वो सार्वभौमिक है? यानी इसका मतलब होता है जैसे दाढ़ी मूर्छा आना, तो दाढ़ी मूर्छा आना इसका मतलब होता है मेरे ही आ रही है, क्या सभी की नहीं आती है? तो कुछ चीज़ें होती है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह आती है। यानी ये परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक, इसका भी अंदाजा
सॉरी लगाया जाता है। तो ये हरलोक ने कहा। अब यहाँ पे देखो चीज़ें हमने पढ़ी, फिर को रिवाइज करने देखो, हमारे साथ रिवाइज करिए। हमने सबसे पहले यही बताया आपको कि जो भी हम पढ़ेंगे वो याद करेंगे और याद करके ही दम छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज के हम टेस्ट लेके आएंगे। इस लेक्चर के बाद 2 टेस्ट होना बाकी है, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, और एक और इसके अंदर, तो टेस्ट लेके आएंगे। चलिए, तो क्या सीखा आप लोगों ने? सबसे पहले क्या सीखा, देखो यहीं पे इसी स्लाइड पे रहते हैं हम, स्लाइड जो दूसरी उसके पास नहीं जाते हैं। बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है बालकों के, छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान में सबसे पहले आया बर्क, जिन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित किया। पेस्ट्रोलॉजी, जिन्होंने 3.5 वर्षीय पुत्र पर बायोग्राफी नाम की एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी, और उसमें उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। स्टैनली हॉल, जो कि यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है आपको, जिन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया और सबसे पहले विकास की समस्त अवस्थाओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया। क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं सदी बालकों की सदी है, और हरलोक ने ये जो नीचे लिखा हुआ वो सारी चीज़ें कही, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने बात कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास बाल विकास के उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये जरा कि आखिर ये बालक के विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। एम्स का मतलब लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, यानी क्यों पढ़ाना चाहिए कुल मिला के, या फिर क्यों इसका ज्ञान होना चाहिए हमें, सबसे इम्पोर्टेंट। तो बाल विकास की प्रक्रिया का ज्ञान प्रत्येक अभिभावक एवं शिक्षक को होना चाहिए। ये जितनी भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब ये जो प्रोसेस है, बाल विकास की प्रोसेस है कि शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से होकर विकास गुजरता है। वहाँ पर उसकी जो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, ये जितने भी विकास होते हैं, उन विकासों का प्रत्येक अभिभावक और शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ध्यान रखिए, ज्ञान किसको होना चाहिए? शिक्षक व अभिभावक को। बिना उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही तो बालक के टच में रहते हैं। या तो बालक अपने माता पिता के पास रहता है, या स्कूल जाने के बाद वह शिक्षक के पास रहता है। तो इन दोनों को अगर विकास की, बालक के विकास की प्रक्रिया का अगर पूर्ण ज्ञान होगा तो वह उसका पूरा विकास कर सके। तो वो क्यों ज्ञान होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य को हम पढ़ते हैं। देखिए सारे उद्देश्य आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे। प्रत्येक, पहला बाल विकास के अध्ययन। देखिए पहला जो है आपका क्या है, बाल विकास के अध्ययन द्वारा प्रत्येक शिक्षक को यह ज्ञान कराया जाता है कि वह संतुलित बाल विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। यानी यहाँ पर अगर देखें तो हर शिक्षक या अभिभावक को एक ज्ञान कराया जाता है कि वे संतुलित बाल विकास का मतलब होता है एक बैलेंस चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। बैलेंस का मतलब होता है जिस प्रकार से हमें खाना कितना खाना चाहिए वो बैलेंस होता है। तो आदमी का बाल विकास, जैसे कि आदमी, हम बोलते हैं ना कि यार 1.5 साल का बच्चा हो गया अब तो चल देना चाहिए, अच्छा ये 1 साल का हो गया अभी तक नहीं बोल पा रहा है, अगर ये शब्द आया तो इसका मतलब क्या हुआ, बालक के अभी भाषाई विकास नहीं हुआ है। और 2 साल का बच्चा हो गया अभी तक ये चल ही नहीं पाता है, इसका मतलब होता है इसका अभी शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी किसको होना चाहिए, शिक्षक और अभिभावक को होना चाहिए, जिससे वह उसमें कमियों को निकालकर उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की योगदान सही दे सके, ठीक है। अगला है विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्नताओं का ज्ञान मतलब क्या होना चाहिए? विभिन्नता मतलब होता है हर बालक में विभिन्नताएं होती है, उसका ज्ञान उनको होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि यार सभी को एक साथ आवाज़ आएगी, सभी को एक साथ चलना सीखेंगे, नहीं, कुछ कुछ बच्चे अलग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, उनका ज्ञान उसको टीचर को, अभिभावक को होना है। पर हाँ ये बात तय है कि ऐसा नहीं कि इतनी विभिन्नताएं हो जाए कि पता ही नहीं चले क्या हो रहा है, ठीक है। संतुलित विकास के लिए मार्ग प्रदर्शक होना चाहिए, यानी संतुलित विकास के लिए उनको मार्ग पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसका संतुलित विकास हो जाए। जैसे कि बालक एक आता है घर से बिल्कुल एकदम मड़ा सा इस प्रकार से, तो उसके माता पिता को कहकर उसके भोजन के आदि की अच्छी व्यवस्था करे, जिससे क्या होता है उसका शारीरिक विकास अच्छा, और शारीरिक विकास से उसके मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे विकास जुड़े हुए हैं। चहुमुखी विकास की योजना, यानी उसका जो विकास है वो चहुमुखी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि वो केवल पढ़ने में है तो पढ़ने में ही डब्बू रहे, पढ़ने में ही रहे, उसके बाद उसको खेलकूद नहीं आता है, उसके बाद वो सामाजिक प्राणी नहीं है, बहुत सारी चीज़, यानी सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, चारित्रिक, अगर ये सारे विकास हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे चहुमुखी विकास। विभिन्न कुप्रभावों का दूर करना, ये भी शिक्षक की और अभिभावक की जिम्मेदारी है। कई सारे कुप्रभाव बच्चे में आ जाते हैं, अपने आसपास के बच्चों से सीखता है, तो उन कुप्रभावों को दूर करके वह उसका चहुमुखी, बहुमुखी विकास कर सकता है। बालकों के विकास में उत्पन्न अनेक शारीरिक एवं पारिवारिक समस्याओं को ज्ञान प्राप्त करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए शिक्षक और अभिभावक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसकी शारीरिक और पारिवारिक समस्याओं को ज्ञान प्राप्त करते हुए,
देखिए, शिक्षक की अपनी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा कहाँ से आता है, कौन से मोहल्ले से आता है, वहाँ पे उसके पारिवारिक माहौल कैसा है, वहाँ का सामाजिक माहौल कैसा है, उसके घर में क्या क्या कंडीशन है, उन सब का ध्यान होगा, तभी शिक्षक अच्छी तरह से उसके शारीरिक व सारे विकास के आयामों को सही ढंग से पूरा कर सकेगा। अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना, हर बच्चे में कुछ न कुछ एक पावर होता है, उसकी शक्तियों, एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है, एजुकेशन का मतलब आपने सीखा है उसकी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो शिक्षक का काम ही है कि उसके अंदर प्रतिभाएं होती है। भाई एक टीचर बता देता है कि यार तेरे अंदर तो चित्रकारी की प्रतिभा है, तो चित्रकारी की प्रतिभा है, इसका मतलब होता है वो आगे जाके अपना चित्रकारी में करियर बना सकता है। उसको इलेक्ट्रिक में अच्छी रुचि है तो वो इलेक्ट्रिक में आगे जाके अपना बना सकता है। तो इस प्रकार से अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना ये किसकी जिम्मेदारी है, उसकी जानकारी देना और उसके बारे में बताना, ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। बालकों को शारीरिक, ये यहाँ पे शामा लिखा है ना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से श्रेष्ठता प्रदान करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, ये एक टीचर की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे 8 जो है उद्देश्य पढ़े। इन 8 उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षक व अभिभावकों को बाल विकास का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर पहली बात तो चाइल्ड डेवलप, यानी जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बालकों के सभी आयामों से होकर गुजरेंगे, यानी उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसमें जितनी भी चीज़ें होती है उन सब का ज्ञान एक शिक्षक व अभिभावक को होना चाहिए, जिससे वो ये सारे उद्देश्यों को वो पूरा कर सके। ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में किसकी क्षेत्रों में, तो सबसे पहले होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शारीरिक विकास इंपॉर्टेंट क्या, फिजिकल डेवलपमेंट जिसकी बात करते हैं हम, यानी बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है, यानी भ्रूणावस्था का मतलब होता है जब बच्चे का पहली बार, जब भ्रूण में बच्चों का जो माता और पिता के जो अंडाणु शुक्राणु जो होते हैं वो वहाँ पे भ्रूण में होते हैं, तो वो भ्रूणावस्था से लेकर जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है और वहाँ से शैशवावस्था शुरू होती है, और शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के अंदर जितने भी शारीरिक विकास होते हैं वो शारीरिक विकास से होकर गुजरना बाल विकास का क्षेत्र होता है। यही बालक विकास का उचित क्रम में, यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक व अभिभावक ये देखता है कि क्या बालक का विकास उचित क्रम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बच्चे का शैशवावस्था में क्या कंडीशन होना चाहिए, किशोरावस्था में कितना होना चाहिए, बाल्यावस्था में कितनी होना चाहिए, बालक का वजन कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी, उसका मतलब हाथ पैरों की बनावट कैसी होना चाहिए, उसका किस प्रकार से, तो वो सारे विकास की जानकारी अगर शिक्षक व अभिभावक को रहेगी तो वो शारीरिक विकास के रूप में अच्छी तरह से सोच पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मानसिक विकास के बारे में। मानसिक विकास मतलब होता है उसकी क्रिया एवं संवेगों के आधार पर वस्तुओं को पकड़ना। जैसे कि मतलब मानसिक विकास का मतलब होता है उसके मस्तिष्क में कोई चीज़ें चली गई है, कि जैसे कि हमको पेन पकड़ना है तो पेन क्या कहा, मस्तिष्क ने हाथ को इशारा किया। ध्यान रखिएगा, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है वो हमारे मस्तिष्क से सूचनाएं दी जाती है हमारे शारीरिक अंगों को, और वो शारीरिक अंग उस मानसिक क्रियाओं के आधार पर क्रियाएं करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो हमारे मानसिक मस्तिष्क ने किया कि पेन को पकड़ना, ध्वनियाँ करना, हमारे मुंह को कहा कि चलो आवाज़ करो, शब्द बोलना, नवीन शब्द बोलना। नवीन शब्द बोलना मतलब इस प्रकार से नए नए शब्द बोलना, ये सब क्या है, ये सभी जो है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का मतलब होता है ये जनरली अचानक आने वाली चीज़ें हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, उत्तेजना एकदम आ जाती है, आनंद, क्रोध, परेशानी, भय, प्रेम, प्रसन्नता, ये इस प्रकार की जो संवेदात्मक है, ये इस प्रकार की सारी जो चीज़ें हैं वो बालक के जो अंदर आ रही है। तो बालक के विभिन्न संवेगों संबंधी गतिविधियों का अध्ययन भी बाल विकास की परिधि में आता है। यानी जितने भी संवेगात्मक है, यदि बालक अपनी आयु के अनुसार संवेगों को प्रकट नहीं कर पाता है तो उसको संवेगात्मक विकास उचित रूप से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि उसको थोड़ी देर के लिए एक चुटकुला सुनाया, अब 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा अगर उस चुटकुले में हंसी नहीं आ रही है उसको, तो इसका मतलब होता है उसके संवेगों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसमें बालक की विभिन्न संवेग, उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, और उनको पता नहीं चलेगा, तो इस प्रकार से उनका संवेगात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के बारे में बात करेंगे तो परिवार के सदस्यों को पहचानना, उनके प्रति क्रोध, प्रेम, परिचितों को पहचानना, अगर ये सारी चीज़ें उसमें हो रही है
तो उसका सामाजिक विकास हो रही है। अगर बालक अपनी माँ को ही नहीं पहचान पा रहा है, अपने पिता को ही पहचान पा रहा है, तो इसका मतलब होता है उसमें सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आगे जाके वो परिचितों से पहचान करने लग जाता है, प्रेम और क्रोध की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने लग जाता है, परिचितों से प्रेम करने लग जाता है, अन्य से भयभीत हो जाने लगता है। तो इस प्रकार का जो विकास हो रहा है उसके अंदर, वह सामाजिक या सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, तो शिक्षक व अभिभावक उसके सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं और किस प्रकार से बाल विकास में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है उसका जानकारी लेते हैं। अब आता है चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास का मतलब होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट शारीरिक अंगों का प्रयोग, सामान्य नियमों का ज्ञान, आज्ञा पालन की प्रबलता, नैतिकता का उदयता आदि के संबंध में होता है। और इस प्रकार से शारीरिक अंगों का प्रयोग करके, यानी इसका मतलब होता है जैसे कि किसी ने कोई आ रहा है तो उसके बाद आंखें नीची कर लेना, हाथ जोड़ के उसका प्रणाम कर लेना, इस प्रकार से सामान्य नियमों का ज्ञान, आज्ञा पालन की प्रबलता, नैतिकता उदयता होता है, चारित्रिक विकास होता है। उसके बाद होता है भाषाई विकास। तो भाषाई विकास मतलब होता है आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियाम शब्दों का उच्चारण करना, ये क्या होता है भाषा विकास के अंदर। अब उसके बाद होता है सृजनात्मक विकास। कल्पना के विविध स्वरूप के आधार पर उसके सृजनात्मक विविध स्वरूप के आधार पर उनके सृजनात्मक विकास के रूप में निश्चय किया जाता है। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी कोई भी अगर छोटा सा एक खिलौना दे दो और उससे कोई अच्छी सी चीज़ बना दे, वो भिंडी के कुछ टुकड़ों को लेकर अच्छे से मुंह पे बना दे, यानी क्रिएटिव चीज़ें, मतलब रचनात्मक चीज़ों का जब वो काम करने लग जाता है कल्पना के विविध स्वरूपों का उपयोग करके, तो उसका मतलब होता है उसके अंदर सृजनात्मक विकास हो रहा है। सौंदर्य संबंधी विकास का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है सौंदर्य संबंधी विकास। सौंदर्य संबंधी विकास का मतलब ये हो रहा है कि किस प्रकार से बालक अपने सौंदर्य संबंधी विकास को, सौंदर्य का मतलब होता है एस्थेटिक रिलेशन, यानी प्राय बालकों में अनेक प्रकार की कविताओं में सौंदर्य की अनुभूति होने लगती है। वह कविताओं को भाव को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो नामक कविता छात्रों में वीरता की भावना का संचार करती है। एक प्रेम का गीत आता है तो उसमें प्रेम की भावना का विकास होता है। एक प्रकृति की कविता सुनाते हैं तो प्रकृति का होता है, यानी जिस प्रकार की कविता उसमें सुनाते हैं उस प्रकार के गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, उस प्रकार से बोलते हैं सौंदर्य संबंधी विकास उसके अंदर हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी, तो ये बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शारीरिक जो हमारे पास बालक के जो अभिवृद्धि होती है और विकास होता है उसमें क्या अंतर होता है, बालक की विकास की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।